नमस्कार। आज हम लोग कक्षा 9 की अर्थशास्त्र एनसीईआरटी किताब पर बात करेंगे। कुछ बुनियादी पर हाँ बहुत ज़रूरी बातें इसमें। जी। और ये चर्चा खास तौर पर यूपीपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए काफ़ी काम की साबित हो सकती है। हम सीधे किताब से ही वो पॉइंट्स निकालेंगे जो परीक्षा के लिए अहम हैं। बिल्कुल। हमारा फोकस रहेगा मेन इकोनॉमिक टर्म्स पर, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास से जुड़े कुछ फैक्ट्स, ज़रूरी सरकारी योजनाएं और हाँ सामाजिक न्याय वाले मुद्दे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस किताब के ज़रूरी हिस्सों को खंगालना। चलिए। तो पहला अध्याय पालमपुर गांव वाला, वो हमें उत्पादन के मतलब मूल कारकों से मिलवाता है ना? हाँ बिल्कुल। वो बेसिकली 4 ज़रूरी चीज़ें बताता है उत्पादन के लिए। पहली तो है भूमि, जो मतलब सीमित है। हाँ, वो तो बढ़ नहीं सकती। सही। हेक्टेयर या बीघे में नापते हैं इसे। और सिंचाई जैसे नलकूप वगैरह कितने ज़रूरी हैं ये भी बताया है। हाँ। दूसरी चीज़ है श्रम, मतलब मेहनत करने वाले लोग, जैसे पालमपुर में ही भूमिहीन दलित हैं या छोटे किसान हैं। ओके। तीसरी है भौतिक पूंजी। इसमें भी 2 तरह की, एक स्थायी जैसे मशीन औजार और दूसरी कार्यशील पूंजी जैसे कच्चा माल पैसा। अच्छा। और चौथी और शायद सबसे अहम मानव पूंजी, यानी लोगों का ज्ञान, उनकी स्किल। बिल्कुल, ज्ञान और उद्यम। और इसी चैप्टर में वो हरित क्रांति का भी जिक्र आता है ना, जिसने 60s के आखिर में काफी बदलाव लाया था। हाँ बिल्कुल। HYV बीज आए, रासायनिक खाद का इस्तेमाल बढ़ा, सिंचाई बेहतर हुई, तो गेहूं और चावल का उत्पादन मतलब एकदम से बढ़ गया। लेकिन एक और बात ये अध्याय दिखाता है जमीन का असमान वितरण। जैसे वो गोविंद की कहानी है ना। हाँ, याद है। वो दिखाता है कि कैसे सामाजिक आर्थिक चुनौतियां भी साथ साथ चलती हैं। ये पॉइंट मेंस के जवाबों में लिखने के लिए अच्छा है। सही कहा। तो मतलब जमीन मशीन के अलावा लोग खुद कितने जरूरी हैं, ये अगले चैप्टर संसाधन के रूप में लोग में है। एग्जैक्टली। ये चैप्टर इसी बात पे जोर देता है कि अगर लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम निवेश करें तो जनसंख्या एक बोझ नहीं रहती, वो संपत्ति बन जाती है। हाँ, एक एसेट बन जाती है। वो सकल और विलास की कहानियों का फर्क यही तो दिखाता है। और इसमें वो आर्थिक क्रियाओं के 3 क्षेत्र भी बताए हैं। जी। प्राथमिक, जिसमें खेती मछली पालन वगैरह आता है। जी। द्वितीयक यानी मैन्युफैक्चरिंग कारखाने वगैरह। और तृतीयक सेवा क्षेत्र, नौकरी, व्यापार, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग। समझ गए। और एक और बहुत जरूरी बात ये चैप्टर उठाता है वो है लेबर मार्केट में जेंडर के आधार पर भेदभाव महिलाओं के साथ। हाँ, अक्सर महिलाओं को कम शिक्षा मिलती है, स्किल कम होती है, तो वेतन भी कम मिलता है। खासकर जो असंगठित क्षेत्र है वहाँ ये ज्यादा दिखता है। ये तो सामाजिक न्याय का एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। इसीलिए शिक्षा, जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का जिक्र है, और स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। बेरोजगारी की बात भी है, मतलब 15 से 59 साल के वो लोग जिन्हें काम नहीं मिल रहा है, और उसके अलग अलग टाइप भी समझाए गए हैं। अच्छा, फिर आता है चैप्टर 3, निर्धनता एक चुनौती। ये तो भारत की एक बहुत बड़ी मतलब गंभीर समस्या रही है। हाँ, और ये चैप्टर समझाता है निर्धनता रेखा क्या है। वो एक न्यूनतम स्तर जीने के लिए जरूरी कैलोरी या फिर आय के आधार पर तय होता है। अच्छा। और एक अंतर्राष्ट्रीय पैमाना भी है, वो 1.9 PPP वाला। हाँ, परचेसिंग पावर पैरिटी। जी। पर अच्छी बात ये है कि आंकड़े दिखाते हैं भारत में गरीबी कम हुई है। जैसे 1993-94 में करीब 45% थी, वो 2011-12 तक 22% के आसपास आ गई, तेंदुलकर विधि के अनुसार। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन क्या गरीबी सब में बराबर कम हुई है? नहीं, यहीं पर बात आती है असुरक्षित सामाजिक समूहों की, जैसे SC, ST, गांव के खेतीहर मजदूर, शहर के दिहाड़ी मजदूर। इनमें गरीबी अभी भी ज्यादा है। और राज्यों में भी फर्क है, कहीं ज्यादा गरीबी है, कहीं कम। एक और कॉन्सेप्ट है सामाजिक अपवर्जन का। वो क्या है? मतलब कैसे कुछ ग्रुप्स को समाज के जो मुख्य अवसर हैं उनसे एक तरह से बाहर रखा जाता है। ये भी गरीबी का एक कारण और परिणाम दोनों है। तो सरकार ने इस गरीबी से निपटने के लिए क्या किया है? योजनाएं बताई गई हैं इसमें? हाँ, और ये योजनाएं UPSC के लिहाज से बहुत बहुत जरूरी हैं। इनके नाम और साल याद रखने चाहिए। जैसे कि? जैसे मनरेगा, MGNREGA 2005 वाला, गांव में रोजगार गारंटी देता है ये। फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY 1993 की, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1999, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY 2000,
और अंत्योदय अन्न योजना AAY वो भी 2000 की, जो सबसे गरीब परिवारों को बहुत सस्ता अनाज देती है। काफी सारी योजनाएं हैं। अच्छा, और फिर आखिरी चैप्टर है भारत में खाद्य सुरक्षा पर। यह भी गरीबी से जुड़ा ही मुद्दा है। पर्याप्त भी हो, सुरक्षित भी, और उनकी पहुंच में भी हो, मतलब वो खरीद सके। इसमें बताया है कि कैसे बाढ़, सूखा या जैसे 1943 का बंगाल अकाल था, ये सब खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। हाँ, वो तो है। और कौन लोग ज्यादा खाद्य असुरक्षित हैं, उनकी पहचान की गई है, जैसे भूमिहीन लोग, पारंपरिक कारीगर, SC ST समुदाय के लोग। और भुखमरी के भी प्रकार बताए हैं, मौसमी और दीर्घकालिक। तो भारत में इसके लिए क्या सिस्टम है? 2 मेन पिलर हैं। एक है बफर स्टॉक, FCI जो है वो किसानों से MSP पर अनाज खरीदकर स्टॉक रखती है, ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए। हाँ। और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यानी PDS, राशन की दुकानें। अच्छा, ये PDS तो काफी पुराना है, इसमें कुछ बदलाव भी हुए हैं। हाँ, काफी बदलाव हुए। पहले ये लगभग सबके लिए था, यूनिवर्सल। फिर 1997 में इसे लक्षित बनाया गया, TPDS। फिर अंत्योदय अन्न योजना AAY और अन्नपूर्णा योजना APS 2000 में आई, जो और भी गरीब लोगों पर फोकस करती है। और वो खाद्य सुरक्षा कानून? हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कानूनी तौर पर लोगों को सस्ते अनाज का अधिकार देता है। और हाँ, इसमें सब्सिडी का रोल भी बहुत बड़ा है। तो अगर हम सार निकालें तो ये NCERT हमें अर्थव्यवस्था की एकदम बेसिक बातें समझाती है। चीजें बनती कैसे हैं, लोग कितने जरूरी हैं, गरीबी और भुखमरी की चुनौतियां और सरकारी कोशिशें। UPPSC मेंस के लिए ये सब कितना अहम है? बहुत ज्यादा अहम है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स, निर्धनता रेखा, मानव पूंजी, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक गतिविधियां, सरकारी योजनाएं और उनके साल, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है। ये भारत की जो जमीनी हकीकत है उसे समझने का आधार है। और मेंस परीक्षा में जब विश्लेषण वाले उत्तर लिखने होते हैं तो ये समझ बहुत काम आती है। सही बात है। चलिए, तो श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। इन बुनियादी आर्थिक अवधारणाओं को समझने के बाद आज की जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जटिलताएं हैं, जैसे बढ़ती असमानता हो या रोजगार सृजन की चुनौती हो, इनका विश्लेषण और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है? सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इस संक्षिप्त और फोकस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।